हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुबारक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारक एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सेल साइकिल को पढ़ा, उसके बाद में सेल डिवीजन के बारे में समझा कि सेल डिवीजन का मतलब होता है एक सेल से दो सेल का बन जाना, या फिर एक सेल अपने डॉटर सेल्स में जब डिवाइड हो जाएगी उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों कि सेल डिवीजन एक नहीं बल्कि दो प्रकार का होता है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो माइटोसिस में हमने पढ़ा कि यहाँ पर सेल जो है वो एक सेल से दो सेल बनेंगी, जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता है, उसमें एक सेल से चार सेल का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, तो मियोसिस बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा माइटोसिस वाला डिवीजन। ठीक है, तो आज हम माइटोसिस के बारे में समझेंगे। दोस्तों, माइटोसिस जो होता है इसमें एक सेल जो है, एक सेल से जो है दो सेल का निर्माण होगा। ओनली दो सेल यहाँ पर बनेंगी, और इस प्रक्रिया में इनके गुणसूत्रों की संख्या जो है जितनी मदर सेल में होगी उतनी ही डॉटर सेल में होती है। कहने का मतलब, जैसे एक नॉर्मल सेल में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, तो इसकी जो डॉटर सेल होंगी उनके अंदर भी, दोनों के अंदर 46 और इसके अंदर भी 46 गुणसूत्रों की संख्या होगी। कहने का मतलब गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसा कि मियोसिस में देखा जाता है, उसके गुणसूत्र, उनकी सेल के गुणसूत्र जो है वो आधे हो जाते हैं, जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इसके फेजेस के बारे में। दोस्तों, इसके फेजेस, चार फेज होते हैं हमारे माइटोसिस डिवीजन के। सबसे पहले फेज की बात अगर करें अपन, तो वो होता है दोस्तों एनाफेज। सबसे पहला फेज जो होता है दोस्तों वो होता है प्रोफेज। क्या होता है? प्रोफेज। ये होता है इसका प्रोफेज। सबसे पहला फेज होता है हमारे माइटोसिस डिवीजन का। इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा प्रोफेज है, इसके अंदर क्या होगा, जो हमारी सेल होगी, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे गुणसूत्र होंगे, वो सारे के सारे गुणसूत्र एकत्रित होकर थोड़े पतले हो जाते हैं और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल सेल थी, इसमें गुणसूत्र बड़े बड़े थे, लेकिन फिर क्या होता है, आगे इस प्रोफेज के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो थोड़े पतले होने लगते हैं और कुंडलित होकर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, इस अवस्था में ये होता है। और प्लस में इसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है। जो क्या होता है? न्यूक्लियोलस। एक तो न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस, और एक होती है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दोनों के दोनों इस अवस्था में गायब हो जाते हैं। आई बात समझ में? यहां पर ओनली क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो जाती है, और हमारा जो अंदर इसमें पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, वो भी गायब हो जाता है। तो दोनों ही चीजें गायब हो जाती हैं, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ इस तरह से जो है इसमें पड़ा रहता है सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा प्रोफेज है ये खत्म हो जाता है, और आगे सेल का जो साइकिल है वो आगे बढ़ता है, सेल डिवीजन आगे बढ़ता है। और क्या होता है, एक और फेज का आगमन होता है, अगला फेज आता है। इस अगले फेज को कहते हैं दोस्तों अपन मेटाफेज। इसको क्या बोलते हैं अपन? मेटाफेज। इसको बोलते हैं अपन मेटाफेज, मतलब कि मध्य वाला फेज, मीडियम वाला जो बीच में आएगा। इसको हिंदी में अपन मध्य फेज भी बोलते हैं, मध्य अवस्था पहला है, इसको बोलते हैं अपन मध्य अवस्था। और जो हमारा ये होगा वो होगा पूर्व अवस्था, मतलब पहली वाली अवस्था, ये होगी मेटाफेज, मिडिल वाली अवस्था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें ये होगा कि इसके अंदर जो हमारे क्रोमोसोम होंगे, जो हमारे क्रोमोसोम है सेल के अंदर, वो सेंट्रल पॉइंट पर आकर इकट्ठे होते हैं। जो ये हमारा सेल का बीच वाला पोर्शन होगा ना, सेंटर होगा जहां पे सेल का, वहां पे आके एकत्रित होने लगते हैं। और जो हमारा क्रोमोसोम बिंदु होता है, ये क्रोमोसोम जो जहां पर इकट्ठे होते हैं, वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, गुणसूत्र बिंदु की बात करें अगर अपन, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये हम बना देते हैं गुणसूत्र का एक डायग्राम। गुणसूत्र मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम। ठीक है, ये गुणसूत्र है और ये इसका बिंदु है। ठीक है, गुणसूत्र है और ये इसका क्या है? बिंदु है, मतलब केंद्रक बिंदु, ये बीच वाला पॉइंट है। तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये जो हमारा क्रोमोसोम है ये दो भागों में बढ़ जाएगा यहाँ पे। ओके, इस तरह से ये टूट जाएंगे यहाँ पे। आई बात समझ में? कौन से फेज में? हमारे मेटाफेज के अंदर। आई बात समझ में यहाँ तक? तो मेटाफेज के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये जो गुणसूत्र बिंदु है वो दो भागों में बढ़ जाता है, और उसके बाद में हमारा अगला फेज स्टार्ट होता है, जिसको कहते हैं अपन
एनाफेज, जिसको कहते हैं हम एनाफेज। ये है हमारा अगला वाला फेज जिसको कहेंगे एनाफेज। हिंदी में बोले तो फर्स्ट स्टेज। हिंदी में लिखूंगा नहीं, ये पूर्व अवस्था, ये मध्य अवस्था, ये पश्च अवस्था, ठीक है। तो यहां तक आपको हिंदी में भी समझा दिया है। इस अवस्था में क्या होगा दोस्तों, जो हमारी पश्च अवस्था है, इस अवस्था में ये होगा कि जैसे हमने अभी पढ़ा था कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रोमोसोम बिंदु से टूट करके जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, ऐसा ही पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर जो अलग अलग होंगे बिंदु, एक तो ये सबसे छोटी स्टेज होती है हमारे सेल की, ठीक है, ये सबसे छोटी अवस्था होती है इसकी, माइटोसिस की। और इसमें जो हमारे क्रोमोसोम होंगे वो अंग्रेजी अक्षर के V, U और L आकृति ले लेते हैं। और जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा इस स्ट्रक्चर के अंदर कि कोई L शेप में है, कोई U शेप में, कोई V शेप में है, और इस प्रकार से डिवाइड होकर के ये केंद्रीय, ये ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं। ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट की ओर जाने लगते हैं सेल के दूसरे साइड में, ठीक है। यहाँ पे केंद्रक बिंदु था, इस बिंदु से ये टूट करके जो है अलग अलग दिशाओं में दोनों साइड में जो है मूवमेंट करने लगते हैं। आधे क्रोमोसोम इधर चले जाते हैं, आधे क्रोमोसोम ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ये होता है हमारे एनाफेज के अंदर। उसके बाद में जो दोस्तों हमारा अगला फेज आता है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या होता है, ये है हमारा अगला फेज। और इस अगले फेज का नाम होता है दोस्तों टेलोफेज। क्या होता है, टेलोफेज। अगला फेज है हमारा टेलोफेज। इस अगले टेलोफेज को बोलते हैं अपन अंत्य अवस्था, हिंदी में बोलते हैं अंत्य अवस्था। तो इस अंत्य अवस्था का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो है सारे के सारे गुणसूत्र जो होंगे दो अलग अलग दिशाओं में इकट्ठे हो जाएंगे। सारे गुणसूत्र यहाँ पर इकट्ठे हो गए, आधे इधर इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद में क्या होगा कि जो इकट्ठे हुए हैं गुणसूत्र वो सारे के सारे अब इनके चारों ओर में क्या आने लगेगी दोस्तों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगेगी। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो दोबारा से बनने लगेगी और इसके अंदर दोबारा से जो है न्यूक्लियस का भी निर्माण, न्यूक्लियोलस का भी निर्माण दोबारा से होने लगेगा। जो कि कहाँ पे गायब हो गया था, हमारे प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियोलस गायब हो गया था और हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई थी, वो दोबारा से इधर आने लगेगी। किस वाले फेज में, टेलोफेज में। टेलोफेज में इधर भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी और इधर भी इसके ऊपर भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आते ही ये क्या बन जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा न्यूक्लियस का निर्माण। किसका निर्माण हुआ, न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस के जब जो हमारा न्यूक्लियस है उसके ऊपर जो हमारा ये कंटेंट है, अगर इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस बन जाएगा। तो इस तरह से एक न्यूक्लियस तो बन गया इधर और एक न्यूक्लियस बन गया इधर। तो टेलोफेज के अंदर क्या हो जाएगा, एक सेल से दो डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा। कितने न्यूक्लियस का, दो डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा। लेकिन सेल अभी तक डिवाइड पूरी तरीके से नहीं हुई है, दो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए हैं, मतलब दो न्यूक्लियस का निर्माण तो हो चुका है। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, अब इसके अंदर हमारा जो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, उसके बाद में हमारी सेल के अंदर क्या बचता है, ये हमारी सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब इस एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए हैं। मान लीजिए एक न्यूक्लियस बन गया इधर और एक न्यूक्लियस बन गया इधर। अब दो न्यूक्लियस बन गए एक सेल के अंदर। अब इस एक सेल में दो न्यूक्लियस हैं। अब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गए हैं, अब बाकी है हमारे साइटोप्लाज्म की डिवीजन होने की, ठीक है। तो इधर अब क्या होगा दोस्तों, अब हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और इस तरह से एक सेल से दो सेल का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर जो है न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म, जब ये हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, इस प्रक्रिया को अपन साइटोप्लाज्म डिवीजन कहते हैं और एक सेल से दो सेल का निर्माण बन जाएगा। इस कंप्लीट प्रोसेस को, इन चार फेजेस को अपन बोलते हैं दोस्तों क्या, माइटोसिस, ठीक है। उसके बाद में जब दो सेल डिवाइड हो जाएंगी, दो सेल बन जाएंगी, उसके बाद में फिर से एक जो अगला स्टेज है ये हमारा इंटरफेज होता है। ये अगली सेल के लिए फिर से दोबारा से इसमें इंटरफेज होगा अगली सेल में, और इंटरफेज से जो है फिर से सेल अपनी डिवीजन के लिए ग्रोथ करेगी। इस फेज में ग्रोथ करने के बाद फिर से जो है प्रोफेज चालू हो जाएगा। प्रोफेज चालू होने के बाद फिर से जो है मेटाफेज आएगा। मेटाफेज के बाद में जो है एनाफेज आएगा। एनाफेज के बाद में जो है टेलोफेज आएगा। टेलो के बाद में फिर से इंटरफेज आएगा, फिर से प्रोफेज, मेटा, एना, टेलो। तो इसी तरह से ये रोटेशन में जो है कंडीशन चलती रहती है हमेशा जिंदगी भर, लाइफ पर्यंत। इसीलिए इसको अपन बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है। जिस टॉपिक में अपन इसको पढ़ रहे हैं वो सेल साइकिल है, तो उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये रोटेशन में होती रहती है। आई बात समझ में।
तो मेरे हिसाब से आपको जो है ये चारों फेजेस समझ में आ गए होंगे। सेल साइकिल का माइटोसिस डिवीजन इस तरीके से होता है, इसमें और कुछ बचा नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अपन पढ़ेंगे मियोसिस डिवीजन को। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।